जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 24 है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों के लिए हिंदी पेपर 2 की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग उसकी भी वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई, उ। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो साथियों उ जो है वो ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उ जो है ओष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है। देखिए, एक तरफ आपको उच्चारण स्थान मिलेगा और एक तरफ स्वर मिलेगा। उच्चारण स्थान जैसे कंठ की मैं बात करूं तो अ और बड़ा आ आता है, तालु में छोटी बड़ी आता है, मूर्धा में री आता है, ओष्ठ में छोटा उ बड़ा उ आता है। ठीक है, और कंठ तालु में ए और ए आता है, कंठ प्लस ओष्ठ में ओ और अ आता है। ठीक है, तो ये था उच्चारण स्थान जिसमें स्वर कौन कौन से आते हैं, ये आपको जानकारी मिल गई। अगला प्रश्न है, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या फिर कंठ। क्या होते हैं प फ ब भ म? तो साथियों प फ ब भ म जो होते हैं वो होते हैं ओष्ठ। ठीक है, और ओष्ठ में जो स्वर होता है अभी आपको पहले प्रश्न में ही बताया गया, छोटा उ और बड़ा उ होता है। ठीक है, तो प फ ब भ म जो होते हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं और यह प वर्ग में भी आते हैं। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है। दंत व्यंजन त थ द ध न जिसे त वर्ग भी कहते हैं। तालव्य व्यंजन च छ ज झ ञ होता है जिसे च वर्ग भी कहते हैं। और कंठ व्यंजन क ख ग घ अंगा होता है जिसे क वर्ग भी कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या साथियों 25 होती है और इन्हीं क च ट त प यही 5 वर्ग होते हैं जिसमें 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णा शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है? सुखद पक्ष, दुखद पक्ष, उज्ज्वल पक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णा शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है साथियों? तो यह जो है दुखद पक्ष को उजागर करता है। ठीक है, दुखद दुखद पक्ष आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तुम, हमको, मुझ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो साथियों तुम जो है वो उत्तम पुरुषवाची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तुम शब्द उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, यह मध्यम पुरुषवाची शब्द है। जबकि मुझ में तथा हमको उत्तम पुरुषवाचक शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर करते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं साथियों, एक होता है उत्तम पुरुष और एक होता है मध्यम पुरुष और तीसरा जो होता है वो अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमको ये सब सारे शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आपको आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वे, वह, ये, उसे, उन्हें, उनको, ये सब सारे शब्द आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो साथियों यह जो है वो जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है, क्योंकि घड़ी के अंतर्गत सारी प्रकार की घड़ियां आ जाएंगी जो कि अलग अलग कंपनियों के नाम होते हैं। ठीक है, तो घड़ी जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं साथियों। पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं एवं प्राकृतिक घटनाओं आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाय, शेर, भाई, बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर ये सब प्रश्न आपको नया लगता है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए प्रश्न नए हैं, क्योंकि ये सब सारे प्रश्न हिंदी का जो पेपर नंबर 1 होता है उसी से लिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको कृतिका और क्षितिज भाग 2 मिलेंगे, उसी से ये प्रश्न उठे हुए हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो धर्माचार की। ठीक है, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? धर्माचार की पढ़ाई की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? गंगा, चतुराई, फूल, कमरा।
तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों चतुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चतुराई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा फूल और कमरा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी का नाम है तथा फूल और कमरा, फूल में तो बहुत सारे फूल आ जाएंगे, कमरा में भी बहुत सारे कमरा आ जाएंगे, तो समस्त कमरा का बोध हो रहा है, समस्त फूल का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा साथियों। ठीक है, और गंगा एक नदी का नाम है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में जो स्वयं है साथियों वो सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। वह सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उदाहरण समझिए, स्वयं, आप, अपने आप इत्यादि, अगर ये शब्द मिलते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और एक प्रविशेषण। तो चंचल शब्द है, क्या है? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसकी चंचलता का बोध हो रहा है, चंचल गुण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण होगा यहाँ पे। सतीश जो है चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है साथियों। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण और एक होता है सार्वनामिक विशेषण और लास्ट वाला परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के कवि का क्या नाम है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गिरजा कुमार माथुर। तो साथियों गिरजा कुमार माथुर कवि का नाम है, गिरजा कुमार माथुर, छाया मत छूना। ठीक है, अगला प्रश्न, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, कारक कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है साथियों उसे हम विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, विशेषता जिसकी बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, तथा जिन शब्दों द्वारा विशेष या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। राजीव एक अच्छा लड़का है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, उपरोक्त उदाहरण में अच्छा जो है वो शब्द विशेषण तथा लड़का जो है लड़का शब्द विशेष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया तथा सुंदर। तो अव्यय शब्द बताना है, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है तथा। ठीक है, तथा जो है आपका अव्यय शब्द है। दिए गए विकल्पों में तथा शब्द अव्यय है, और अव्यय वो होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही शब्द अव्यय होते हैं। तो तथा पर चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो कोई भी कारक कर दो, तथा तथा ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्कश का विलोम होगा मधुर, कोमल, कठोर, इनमें से कोई नहीं। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो साथियों कर्कश का जो विलोम होगा वो होता है कठोर। ठीक है, कर्कश का विलोम मधुर तथा कोमल दोनों होता है, जबकि मुलायम का विलोम कठोर होता है। ठीक है, तो कर्कश का विलोम मधुर तथा कोमल दोनों होता है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो साथियों वह बहुत थक गया है। ठीक है, वह बहुत थक गया है, यह आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है, उक्त प्रश्न से पृथक आशय रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? वहाँ, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ।
तो अव्यय तो है ही, लेकिन विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। तो साथियों धन्य धन्य जो है वो विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही अव्यय कहते हैं, जिस पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो पक्षी जो है रेखांकित शब्द है, इसमें कारक कौन सा है? तो साथियों इसमें जो कारक होगा वो कर्म कारक का उदाहरण है। ठीक है, देखिए दिए गए वाक्य मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे के रेखांकित शब्द में कर्म कारक है। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। ठीक है, यह चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है, जैसे मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप जो है वो कर्म कारक है, इसके साथ परसर्ग को लगा है। ठीक है, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं सोहन ने सांप मारा। समझ गए बात को? अगला प्रश्न है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। डाक भेजी गई सभी चिट्ठियां, कर्ता क्या है इसमें? सब्जेक्ट। तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें जो कर्ता है साथियों वो है चिट्ठियां। ठीक है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में डाक करण कारक, भेजी गई क्रिया, सभी विशेषण तथा चिट्ठियां कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम होगा समाहार, विसर्जन, समापन, इति श्री। तो साथियों श्री गणेश शब्द का जो विलोम होगा वो इति श्री होता है। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री है, जबकि विसर्जन शब्द का विलोम आह्वान होता है और समापन शब्द का विलोम आरंभ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? निर्मल, मृदु, खारा या फिर गंदा? तो साथियों लेखक के लिए फादर को देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। तो शीत का जो विलोम होगा साथियों वो होगा उष्ण। ठीक है, दिए गए विकल्पों में शीत का विलोम उष्ण होगा। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम इस प्रकार हैं, जैसे शीत का उष्ण होगा, कृष्ण का शुक्ल होगा और ठंड का गर्म होता है। तो ये कुछ शब्द के विलोम थे। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, वरिष्ठ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। स्वार्थ का विलोम बताना है। तो साथियों परमार्थ जो है वो स्वार्थ का विलोम होता है। स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ होता है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची साथियों तो पार्वती जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अपर्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। दिए गए अन्य विकल्पों के पर्यायवाची शब्द निम्न हैं, देखिए शब्द इस पर्यायवाची शब्द हैं। स्त्री के स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। ठीक है, ये स्त्री के पर्यायवाची हो गए। और आराधना के जो पर्यायवाची हैं वो प्रार्थना, पूजा, अर्चना होता है। और देवांगना का जो पर्यायवाची होगा वो मेनका, देवबाला, अप्सरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनुपम, अनल, अनोखा, अपूर्व। तो कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो साथियों अनल जो है, अनल अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। दिए गए विकल्पों में अतुल का समानार्थी शब्द अनुपम, अनोखा, अपूर्व है, जबकि अनल शब्द अतुल का समानार्थी शब्द न होकर साथियों अग्नि का समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुत्री शब्द का पर्याय नहीं है। सुता, बेटी, आत्मज, दुहिता। पुत्री शब्द का पर्याय नहीं है बताना है। तो आत्मज जो है वो पुत्री शब्द का पर्याय नहीं है। पुत्री शब्द का पर्याय आत्मज नहीं है, जबकि सुता, बेटी, दुहिता पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पुत्री के अन्य पर्यायवाची शब्द तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा आदि हैं। आत्मज पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द बेटा, सूत, तनय, नंदन,
पूत, नंद आदि होते हैं। ठीक है, तो आत्मज जो है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है, न कि पुत्रिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? ताड़ का वृक्ष, झील, संगीत का ताल, चाबी। तो इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है चाबी। ठीक है, चाबी जो है वो ताल शब्द का अर्थ नहीं है। चाबी ताल शब्द का अर्थ नहीं है। ताल का अर्थ ताड़ का वृक्ष, झील, संगीत का ताल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? खिड़की के बाहर से धूल मिट्टी उड़कर खीरों को खराब न कर दे, खिड़की से हवा आकर नमक मिर्च न उड़ा दे, वे दिखाने के लिए फाकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि लेखक उनके खीरे की फाकों को बाहर न फेंक दे। तो नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है, वो दिखाने के लिए फाकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। वे दिखाने के लिए फाकों की खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा करना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ होता है लगन, समूह, करोड़, बहुत। तो कोटि का अर्थ जो श्रेणी होता है, कोटि का अर्थ अन्य अर्थ क्या होता है? तो करोड़ जो है आपका राइट आंसर होगा। कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ जो होता है वो करोड़ होता है। ठीक है, कोटि शब्द के अर्थ हैं श्रेणी, करोड़, धनुष का सिरा, अंक का निशान, गोद, संख्या, नाटक का अध्याय, अंबर का वस्त्र, आकाश और बादल। ठीक है, और सारंग का कोयल, सिंह, घोड़ा, हाथी, धनुष, भौरा, बादल, समुद्र, शंख, कामदेव, सोना, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। तो अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, वो है हाथी। ठीक है, हाथी आपका राइट आंसर होगा। नाग शब्द का अर्थ सांप, बादल, पर्वत तथा हाथी होता है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो नीलकंठ में जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, नीलकंठ शब्द में बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, तरबूज, खीरे, नींबू। तो सफेद पोष सज्जन ने तौलियों पर खीरा रखे हुए था। ठीक है, क्या रखे हुआ था? खीरे। अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में जो समास होगा साथियों वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास होगा। इसका समास विग्रह माता और पिता होगा। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द चौमासा समास की किस श्रेणी में आता है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। शब्द चौमासा समास की किस श्रेणी में आता है? तो वो जो है द्विगु समास के अंतर्गत आता है चौमासा। चौमासा शब्द में द्विगु समास है जिसका विग्रह है चौमासा, चार मासों का समाहार। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। ठीक है, तो यह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, काम, पुरुष, काल। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर दिए गए रिक्त स्थान में धातु शब्द भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और
जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? सन 1916 में, सन 1918 में, सन 1914 में, 1920 में। तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था गिरजा कुमार माथुर का जन्म। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, मुख्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। दिए गए वाक्य, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। तो विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है साथियों? तो यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। दिया गया वाक्य विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः की, जो, जब, जहाँ, जिसने, ज्यों ही, जैसे, वैसे, यदि, तो इत्यादि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल थी, तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। यहां दोनों उपवाक्य की व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो यहां पर इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक है। जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अतः ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? पान वाले ने, लेखक ने, हालदार ने, किसी बच्चे ने। तो किसी बच्चे ने लगाया होगा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। ठीक है, किसी बच्चे ने। तो यह जो है गद्यांश का क्वेश्चन है। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो नीचे दाहिनी ओर। ठीक है, नीचे दाहिनी ओर आएगा। कार्यालय आदेश किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है, इसमें अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी ओर होता है। अगला प्रश्न है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होता है? तो काम निकलने के बाद सोचना, उसी को कहते हैं पानी पीकर जात पूछना। ठीक है। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ काम निकलने के बाद सोचना होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले को क्या कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले को क्या कहा है? ग्रहग्रस्त, बात व्यथित, पागल, उपयुक्त सभी। तो क्या कहा है आचार्य महावीर प्रसाद जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को? तो साथियों आचार्य महावीर प्रसाद जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले को ग्रहग्रस्त भी कहा है, बात व्यथित भी कहा है, पागल भी कहा है। तो उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, इसी को कहते हैं नाक दबाने से मुंह खुलता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, यशपाल, सक्सेना। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक जो हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझता है। जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों का भी वैसा ही समझता है। वह व्यक्ति ऐसा होता है इसलिए दूसरों को भी अपने जैसा समझता है। वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। तो जो सरल वाक्य होगा वो होगा, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। ठीक है, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। यह आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। दिए गए वाक्य में सरल वाक्य है, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह विद्यालय मेरा है सार्वनामिक विशेषण है। यह विद्यालय मेरा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह विद्यालय मेरा है सार्वनामिक विशेषण है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। उपरोक्त वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह आए हैं, तो ये सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे, तब जाके सवाल का सही जवाब देंगे। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तो आइए पढ़ते हैं। हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जैसे साधारण पदार्थों से जटिल कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा ही मनुष्य एवं जीवित प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भोजन व्यवस्था करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं विटामिन आदि को प्राप्त करने के लिए विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं तथा इन सब पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही होता है। रबड़, प्लास्टिक, तेल, सेल्यूलोज एवं कई औषधियाँ भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होती हैं। हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन सभी जंतुओं को सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी इस क्रिया का बहुत महत्व है। मत्स्य पालन के लिए भी प्रकाश संश्लेषण का बहुत महत्व है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसका 5 cc प्रति लीटर से अधिक होना मत्स्य पालन हेतु हानिकारक है। तो ये था आपका गद्यांश, इसको पढ़ लिए। अब इसको पढ़ने के बाद आंसर देते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट्स की उत्पत्ति, प्रकाशीय ऊर्जा का महत्व, प्राणी जगत की भोजन व्यवस्था, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो साथियों, इस जो ये अनुच्छेद है इसके लिए उपयुक्त जो शीर्षक होगा वो प्रकाश संश्लेषण का महत्व होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की ही बात की गई है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व ये शीर्षक हो सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद के लिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्योंकि पूरे अनुच्छेद में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में बात बताई गई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाने पर पानी में किस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है? अभी लास्ट वाली लाइन में आप लोगों ने पढ़ा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाने पर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्राणी जगत की भोजन व्यवस्था के लिए, सभी के लिए, मछलियों के पालन के लिए, औषधियों की तैयारी के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों सभी के लिए जरूरी है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्राणी जगत की भोजन व्यवस्था के लिए, मछलियों के पालन के लिए, औषधियों की तैयारी के लिए, सभी के लिए जरूरी है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्राणी जगत की भोजन व्यवस्था के लिए, मछलियों के पालन के लिए और औषधियों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कारक है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हवा में, हरे पौधों में, मिट्टी में, पहाड़ों में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पौधों में होती है साथियों। दिए गए विकल्प में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? मिट्टी की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की या फिर प्रकाश की? तो इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? तो साथियों मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो साथियों ये थे 50 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। और साथियों आप लोगों को बता दें कि PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।